वेलकम टू कॉन्कल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 64 और डे 64 का पहला सवाल जो कि सीयूटी 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 64 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 आपको गिवन है कि द डेटा ऑन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर कलेक्टेड फॉर वन स्टेट ऑफ इंडिया for the period 1990 to 2010. Such a data set is an example of what? क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा या पूल डेटा या फिर पैनल डेटा। तो गाइस आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, पूल डेटा क्या होता है और पैनल डेटा क्या होता है। ओके, तो गाइस अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है कि सिंगल मल्टीपल वेरिएबल एट अ वन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर मैं गाइस कि 5 स्टेट्स का स्टेट जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एट द पीरियड 2010 पे, कि 2010 में जो उसकी स्टेट जीडीपी की वैल्यू क्या थी इन 5 स्टेट पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि मल्टीपल वेरिएबल एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, सिमिलरली अगर टाइम सीरीज डेटा की अगर मैं बात करूं तो टाइम सीरीज डेटा का मतलब होता है कि सिंगल वेरिएबल एट अ डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मतलब कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार का स्टेट जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं फ्रॉम 1990 से लेकर 2010 तक, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हूँ, ओनली सिंगल वेरिएबल। so single variable at a different period of time or the multiple period of time, then this data is called a time series data। ठीक है, और गाइस पूल्ड और पैनल जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्रॉस सेक्शनल एज वेल एज टाइम सीरीज डेटा। मतलब कि मैं 5 स्टेट का गाइस डेटा लिया, दैट इज मल्टीपल वेरिएबल एंड मल्टीपल टाइम पीरियड फ्रॉम 1990 से 2010 तक। तो ये आपका क्या बन जाएगा? पूल डेटा। ओके, पूल डेटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वेरिएबल एट ए मल्टीपल टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ पूल डेटा। बट टाइम सीरीज के लिए क्या है कि सिंगल वेरिएबल एट अ मल्टीपल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? मल्टीपल वेरिएबल एट अ सिंगल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है कि वन स्टेट मतलब एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल एंड डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइस क्लियरली आपका टाइम सीरीज डेटा है। ओके, वही तो गाइस था टाइम सीरीज डेटा का डेफिनेशन, सिंगल वेरिएबल एट अ मल्टीपल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल और डिफरेंट टाइम पीरियड्स गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये आपका टाइम सीरीज डेटा है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन भी दे दिया हूँ कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, और सिमिलरली पूल डेटा और पैनल डेटा क्या होता है। ठीक है, तो गाइस पूल्ड और पैनल में बस एक डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं ये 5 स्टेट का जो मैं डेटा गाइस कैलकुलेट किया ओवर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम 1990 से लेकर 2010 तक, ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि लेट से कि अगर मैं गाइस ये कैलकुलेट किया, अगर मैं ये 3 नंबर पे लेट से ये बिहार है, ये आपका लेट से हरियाणा है, और ये आपका दिल्ली है, ये आपका बैंक कर्नाटका है, और ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ओके, बट गाइस अगर मैं नेक्स्ट टाइम लेट से जो मेरा थर्ड में जो बिहार था ना, अब मैं बिहार के बदले में उड़ीसा को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कि मैं बिहार के डेटा को हटा दिया इन द नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो अब ये आपका बन जाएगा पैनल डेटा। तो गाइस जब हम ये सेम जो मेरा वेरिएबल है अगर मैं इसको रिपीटेड पीरियड पे, रिपीटिंग मल्टीपल टाइम पीरियड पे जब मैं इसका डेटा को कलेक्ट करूंगा तो ये आपका पूल डेटा रहेगा। बट पैनल डेटा अगर मैं एक भी वेरिएबल को अगर मैं हटा के कोई दूसरा वेरिएबल को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरा पैनल डेटा बन जाता है। ठीक है, तो ये गाइस एक थोड़ी सी डिफरेंस होती है पूल डेटा और पैनल डेटा में। ठीक है, बट गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसमें तो आपको वन स्टेट एंड डिफरेंट टाइम पीरियड पे पूछा गया था। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज टाइम सीरीज डेटा। ओके, ओके गाइस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। और क्वेश्चन नंबर 37 आपको गिवन है
given two statement, statement 1 and statement 2. स्टेटमेंट वन आपको गिवन है कि इन द शॉर्ट रन द राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, और स्टेटमेंट टू में आपको गिवन है कि इन द शॉर्ट रन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इम्प्लाइज एग्जिस्टिंग ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो गाइस पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर बोला क्या गया। ये आपको गाइस क्या बोला कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। गाइस डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कब होगा? लेट्स से कि अगर अगर गाइस कि अगर मैं लेबर को एम्प्लॉय करता हूं अपने फैक्ट्री में, ठीक है, तो गाइस अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करूंगा सेम फैक्ट्री पे, तो इसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ये क्या होगा? फॉल होगा। फॉल का मतलब डिमिनिश होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं ज्यादा से ज्यादा इनपुट को हायर करूंगा तब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब डिमिनिशिंग होगा। और गाइस अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे एडिशनल कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग होगा तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लेबर गाइस ज्यादा से ज्यादा आप हायर कर रहे हो, जिसके कारण इसका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होगा तो इसका मतलब है कि उसका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इजंट इट? सो गाइस वही आपका स्टेटमेंट वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि in the short run the rising part of the marginal cost curve is due to the diminishing marginal product। तो गाइस ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और गाइस स्टेटमेंट टू इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट टू आपका बिल्कुल गलत है। ओके, तो गाइस आपको याद रखना है जब भी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होगा ऑफ इनपुट का, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका राइजिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिशिंग, इसका मतलब है कि आप लेबर को ज्यादा से ज्यादा हायर कर रहे हो। और गाइस जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करोगे तो उसे आपको गाइस वेज देना होगा, तो जिसके कारण इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। तो statement 1 is correct but statement 2 is false. So the correct statement is third. Statement 1 is true but the statement 2 is false. ठीक है? ओके, तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 क्यों ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स क्यों है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 38। और 38 में गाइस आपको गिवन है कि देयर आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द रीजंस। और आपको गिवन है कि कोस थ्योरम स्टेट दैट as long as the property rights are defined and enforced, bargaining between the parties can ensure an efficient outcomes in the presence of externality। और इसका रीजन आपको गिवन है कि द असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी राइट विद बार्गेनिंग अमंग पार्टीज can resolve the externality problem when the number of parties involved is large। Okay, so both are correct or R is the correct explanation of A। Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A, या फिर A is correct, R is not correct, या फिर A is not correct but R is correct। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि कोस थ्योरम क्या होता है। हुँ? तो गाइस कोस थ्योरम जो है ना बेसिकली ये आपको बताता है कि इंडिविजुअल के पास एक प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, और जिनके कारण गाइस आप खुद सोचो ना कि अगर आपके पास कोई भी चीज का अगर प्रॉपर्टी राइट असाइन है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट अगर असाइन है तो गाइस आप जो है नेगोशिएट कर पाओगे दूसरे कंज्यूमर के साथ। ठीक है, दूसरे कंज्यूमर के साथ आप नेगोशिएट कर पाओगे, इजंट इट? और जो भी एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उसको जो है नेगोशिएट करके उस एक्सटर्नलिटी के प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हो और एक एफिशिएंट आउटकम पे जो है आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो गाइस यही आपका एक कोस थ्योरम था। तो कोस थ्योरम यहाँ पे गिवन है स्टेट दैट कि लॉन्ग एज द प्रॉपर्टी राइट आर डिफाइंड एंड इन्फोर्स बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टीज कैन इंश्योर एन एफिशिएंट आउटकम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी। बिल्कुल सही है, assertion is right, isn't it? Is correct। बट अगर मैं रीजन की बात करूं, ये जो असाइनमेंट है, ये जो
प्रॉपर्टी राइट अगर असाइन होती है विद बार्गेनिंग अमंग द पार्टीज कैन रिजॉल्व एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इज लार्ज, नो गाइस, नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इज लार्ज नहीं बल्कि स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि कोस थ्योरम ये बताता है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी राइट असाइन है, ठीक है, और आप नेगोशिएट कर रहे हो between the two parties to reach the efficient outcomes, but ये possible तभी है जब स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टीज, जब स्मॉल नंबर ऑफ पार्टीज होगा तब। अगर लार्ज नंबर ऑफ गाइस अगर पार्टीज होगा तो आपको कॉस्ट काफी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको लग जाएगा। तो ये गाइस रीजन बिल्कुल ही गलत है, isn't it? So the correct answer is C. A is correct but R is not the correct. यहाँ पे अगर स्मॉल होता तब गाइस रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट होता एसिटेशन का, isn't it? तो गाइस कोस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, कोस थ्योरम क्या है, उसकी रीजंस क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कोस थ्योरम क्या है, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए जब भी अगर एक्सटर्नलिटी अगर प्रेजेंस है, क्यों, अगर प्रॉपर्टी राइट असाइन होगा तब जो है हम लोग बार्गेनिंग कर पाएंगे बिटवीन द पार्टीज और एक एफिशिएंट आउटकम्स पे हम पहुंच सकते हैं। बट जो नंबर ऑफ पार्टीज है वो स्मॉल होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए। अगर लार्ज होगा तो फिर गाइस हमें बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करने में और नेगोशिएट करने में, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, एसिटेशन गाइस करेक्ट क्यों है, क्योंकि कोर्स थ्योरम सजेस्ट दैट under condition of well defined property right and low transaction cost, private parties can negotiate to resolve the externality and reach an efficient outcomes, ठीक है। और गाइस इसका रीजन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि कोर्स थ्योरम अप्लाइज बेस्ट व्हेन देयर आर फ्यू पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। So when the number of parties is large, the bargaining process become more complex, making it difficult to resolve the externality through the negotiation, ठीक है। Okay, so that's why the correct answer is C. ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 आपको गिवन है कि कंसीडर एन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ओके, फिक्स्ड प्राइस लेवल एंड द फिक्स एक्सचेंज रेट। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको तीन चीजें गिवन है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिक्स प्राइस लेवल और फिक्स एक्सचेंज रेट। Then what will be the effect of rise in the foreign interest rate on output of this economy? Rise, decline, no change या can't say. Okay, okay. But guys यहाँ पे आपको given क्या है कि foreign interest rate क्या हो रहा है, rise हो रहा है, rise in the foreign interest rate. Okay, let's say guys कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये आपका यूएसए है, ये आपका यूएस है। अब क्या हो रहा है कि फॉरेन मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस वो आपका हाई है, राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूएसए में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। तो गाइस इंडिया में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे, ठीक है, अब तो गाइस ये सोचेगा कि यूएसए में काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जो इंडिया में इन्वेस्ट किया था अभी सारा का सारा पैसा कहाँ पे मूव कर देगा, यूएसए पे मूव कर लेगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है यहाँ पे। ओके, तो गाइस जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया पे या फिर जो इंडियन फर्म है गाइस वो भी सोचेगा कि यूएसए में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम यूएसए में जो है इन्वेस्ट करेंगे अपने मनी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे ज्यादा है। तो गाइस जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स थे गाइस वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई के पास जाके जो उसका इंडियन मनी था अब वो फॉरेन मनी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो गाइस अब सारा का सारा पैसा आरबीआई के पास चले गया तो इकोनॉमी में क्या हो गया, मनी सप्लाई शॉर्टेज हो गया, isn't it? मनी सप्लाई क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो गाइस जब मनी सप्लाई शॉर्ट होगा मतलब कि सप्लाई कम हो गया मनी का और डिमांड आपका एज इट इज है, तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। और गाइस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होगा तो जो इन्वेस्टर्स थे इंडिया में
तो गाइज उसको लोन जो है अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। तो गाइज उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा, और गाइज जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा तो जीडीपी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो वही चीज है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी मींस जीडीपी, क्या इफेक्ट होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, सिंपल, isn't it? So the correct answer is B. Okay गाइस, मनी सप्लाई फॉल हो गया ना, और डिमांड तो आपका एज इट इज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स है गाइस वो तो फिर लोन लेके बिजनेस करेगा नहीं, तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, तो जीडीपी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अंडर द अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर गाइज ये फ्लैक्सिबल होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, मतलब जो मॉनेटरी अथॉरिटी है गाइज इसको फिक्स एक्सचेंज रेट रखना है, एक्सचेंज रेट उसको एज इट इज रखना है, इजंट इट? एक्सचेंज रेट एज इट इज रखना है, तब ये कंडीशन होगा। फाइन, ओके ओके। मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 आपको गिवन है कि एक लिस्ट है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर टू बैड, the shape of an indifference curve for one good and one bad, the shape of an indifference curve for one good y and one neutral x, the shape of an indifference curve for one bad y and one neutral x। ठीक है, और लिस्ट टू में गाइस आपको इसका जो यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, आपको इसको बताना है कि उसका क्या होगा। ओके तो गाइस अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, द शेप ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व ऑफ एन गुड एंड वन इज बैड। तो गाइस एक आपका गुड है और एक आपका बैड है। लेट्स से कि एक्स आपका गुड है और वाई जो है आपका बैड कमोडिटी है। ठीक है, ये आपका गुड कमोडिटी है और ये आपका बैड कमोडिटी है। ओके फाइन। तो गाइस अब इसका जो इंडिफरेंस कर्व गाइस कैसा होगा, सिंपल, जो गाइस गुड एक्स है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्स को कंज्यूम करोगे, क्यों, क्योंकि एक गुड कमोडिटी है। और बैड कमोडिटी गाइस अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपका यूटिलिटी क्या होगा, फॉल होगा, यूटिलिटी फॉल होगा, तो आप इसको कंज्यूम करना नहीं चाहोगे, आप जो गुड कमोडिटी है इसको कंज्यूम करना चाहोगे। तो गाइस इसका इंडिफरेंस कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा एक्स की तरफ आप ध्यान दे रहे हो, वाई की तरफ नहीं, क्योंकि वाई बैड कमोडिटी है, isn't it? So that's why this is upward sloping. That's why this is upward sloping. Similarly, option C. अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं, द स्टेट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर वन गुड वाई एंड वन न्यूट्रल। ओके फाइन। अब क्या है गाइस कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, बट वाई आपका गुड कमोडिटी है, ये आपका गुड कमोडिटी है, बट एक्स क्या न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब गाइस कि आप मुझे दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, चाहे आप मुझे 100 दे दो, 1000 दे दो, लाख दे दो, मेरी यूटिलिटी सेम रहेगी। ठीक है, दैट इज न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल है। तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो गाइस और ये आपका क्या है, गुड कमोडिटी है। तो गाइस अगर इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, अगर मैं हायर, अगर मैं अपवर्ड की तरफ मूव करूंगा, तो इसका यूटिलिटी क्या होगा, हाई होगा ना, क्यों, क्योंकि ये गुड कमोडिटी है, और गुड कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो इसका यूटिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट will give you the higher utility, so horizontal होगा and parallel to x axis होगा, हायर यूटिलिटी फॉर अ हायर इंडिफरेंस कर्व, तो हायर यूटिलिटी हायर इंडिफरेंस कर्व। कैसे, तो न्यूट्रल है ना, तो ये मुझे चाहे कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ वाई पे फर्क होगा, क्योंकि वाई गुड कमोडिटी है, अगर वाई ज्यादा होगा तो मेरी यूटिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हायर यूटिलिटी फॉर अ हायर इंडिफरेंस कर्व एंड इट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल, इट शुड बी अ हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो गाइस बी का क्या हो गया 4, और सॉरी सी का 4, सी का 4 एंड बी का 3। तो गाइज बी का 3 एंड एंड
सी का 4, तो सी का 4, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, करेक्ट ऑप्शन इज 2। और गाइस सिमिलरली आप यहाँ पे भी बना सकते हो द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व फॉर वन बैड वाई। तो गाइस अब क्या है कि ये आपका बैड वाई है, ये आपका y है, ये आपका x है, बट ये बैड कमोडिटी है और x आपका क्या न्यूट्रल है, ठीक है। तो गाइस सेम इंडिफरेंस कर्व होगा, बट अगर मैं इधर जाऊंगा तो अब ये मुझे लोअर यूटिलिटी देगी, क्यों? क्योंकि ये बैड कमोडिटी है। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यूटिलिटी राइजेस एज यू मूव टू द लोअर इंटरफेरेंस कर्व। अगर मैं गाइस लोअर की तरफ जाऊंगा तो मुझे यूटिलिटी ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बैड कमोडिटी है। बैड कमोडिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम करूंगा तो ये यूटिलिटी जो है मुझे कम देगी। तो इससे अच्छा है कि कम कंज्यूम करो, ज़्यादा यूटिलिटी लो। सो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सो डी आपका बन जाएगा 1, डी आपका बन जाएगा 1, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे रीजन भी आपको दे दिया हूँ कि क्यों होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड सी एंड डी। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।